नमस्कार मित्रों, समाचार हरदम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश पांडे। मित्रों, अभी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए, जो अपने आप में बहुत सारे सवाल लेकर उपस्थित हुए हैं। कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। इस जारी आंकड़ों में, उस आंकड़ों में बहुत ज़्यादा अंदर तक जाऊंगा नहीं, लेकिन जो मोटा मोटा हिसाब है आपको बताने का प्रयास करता हूं। इसमें ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग जो है वो करीब 27%, 27.12%, और जो अति पिछड़ा है, पिछड़ों में भी अति पिछड़ा है, वो 36.01%, अर्थात कुल मिलाकर 63.13% पिछड़े वर्ग के लोग बिहार में है। बिहार की कुल आबादी करीब 13 करोड़ है, जिसमें से 10 करोड़ 71 लाख हिंदू हैं, जो कि पूरी जनसंख्या के 81% होते हैं, और मुस्लिम 2 करोड़ 31 लाख हैं, जो कि आबादी के हिसाब से 17% पे आते हैं। इसके बाद ईसाई हैं, वो आधे % से भी कम है, 75,238। सिख हैं, वो तो और भी कम है, करीब 14,753। बौद्ध हैं 1,11,000, करीब 1% के लगभग। तो उसमें 63.13% ओबीसी हैं। एससी शेड्यूल कास्ट 19.6% हैं, और एसटी 1.68% है। कुल मिलाकर जो एससी एसटी हैं वो 21.33% हैं, और जो जनरल है, जिसे सामान्य वर्ग कहा जाता है, वो करीब 15.50%, 15.5%। ये ओवरऑल आबादी है। अब इस जनगणना के, जातिगत जनगणना के क्या मायने हैं? मित्रों, बड़ी बात है, जब कहीं आग लगती है तो उसका धुआं बहुत दूर तक जाता है और बहुत लोगों को प्रभावित करता है। अभी आपने करीब 80 के दशक की बात है, शायद आप लोगों ने कहीं सुना होगा, कभी किसी से सुना होगा या कहीं देखा होगा कि भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी, गैस कांड, जिसमें से गैस का रिसाव हुआ था और बहुत सारे लोग उससे मारे गए थे। वो गैस का जो रिसाव था वो हवा से फैलता हुआ बहुत लोगों में गया और बहुत लोगों को प्रभावित किया, बहुत लोगों की जान चली गई। उसी तरह से ये जातिगत जनगणना है। ये आग लगाने का काम बिहार से जारी किया गया है। अंग्रेजों ने जो फूट डालो राज करो का हथकंडा इस भारतीय समाज को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था, आज के राजनेता वही काम कर रहे हैं। करीब भारतीय राजनीति कई तरह से जातियों पर ही आधारित रही है, जिसमें इस देश की बहुत बड़ी आबादी वाला जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, आप लोगों ने देखा होगा पिछले कई दशकों से जातिवाद में जलता रहा है और जातिवादी ताकतें सत्ता में भी रही हैं। वही हाल बिहार का रहा है।
कमोबेश वही हाल सारे हिंदी प्रदेशों का करीब करीब रहा है। जाति का मकड़ जाल लोगों को इस तरह से विभक्त करके रखा है कि लोग कई भागों में बट गए हैं। इतना बंटवारा तो मनुस्मृति ने भी नहीं किया है। जैसा कि लोगों का आरोप है कि मनुस्मृति ने लोगों को 4 वर्णों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसने तो सिर्फ 4 वर्णों में बांटा था, जबकि उसके अलग अर्थ हैं। एक ही व्यक्ति के अंदर चारों वर्ण गिने जाते हैं। इस शरीर को ब्राह्मण, भुजाओं को, शक्ति को, ताकत को क्षत्रिय, उदर पोषण को, पेट के हिस्से को वैश्य और उसके निचले हिस्से को शूद्र कहते हैं। अब इन लोगों ने, ये जातिवादियों ने, जाति के ठेकेदारों ने इस मनुस्मृति के बंटवारे को इस तरह से कह दिया कि शूद्र को नीचे पैर बना दिया। आप बताइए कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बड़े से बड़ा जाति वाला हो, वो किसी भी व्यक्ति के क्या छूता है? पैर ही तो छूता है कि सर छूने आता है? नहीं, हर व्यक्ति उस शूद्र के ही पैर पे गिरता है, पैर छूता है। पैर छूने के लिए उसको शूद्र के सामने झुकना पड़ता है। यदि आप ये मान रहे हैं कि व्यक्ति के शरीर में शूद्र को पैर की संज्ञा दी गई, मतलब निचली संज्ञा दी गई, तो आप यह क्यों नहीं मानते हैं कि उसी निचली संज्ञा में, उसी निचले शूद्र के पैर को छूने के लिए ब्राह्मण को भी झुकना पड़ता है? जो अगर हाथों को क्षत्रिय की संज्ञा दी गई तो वो हाथ ही जाके सबसे पहले शूद्र को स्पर्श करता है, और ये जो मस्तक है वो भी झुकता है। तो ये तो मनुस्मृति की अपनी व्याख्या थी, जिसने 4 वर्णों में विभक्त किया था समाज को चलाने के लिए, समाज के संचालन के लिए। लेकिन इन जाति के ठेकेदारों ने क्या किया? जाति में भी जाति, जाति में भी जाति, कई तरह की जातियां उन्होंने बना दी। और इसका परिणाम क्या हुआ कि देश कई भागों में, कई जातियों में बट गया। और उसका फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ उन राजनीति के ठेकेदारों का कि उनकी सत्ता आई, उनका शासन आया, वो लोग अपने राज्य का संचालन किए। लेकिन मजे की बात यह है कि इन लोगों के शासन काल में उनके जाति बिरादरी के लोगों का कोई भला नहीं हुआ। अति पिछड़े ही रहे, पिछड़े ही रहे। एससी वाले उसी बुरी कंडीशन में रहे, उसी बुरी परिस्थिति में उनका जीवन यापन रहा। आज़ादी के 70 सालों से लोगों को आरक्षण देकर बैसाखी के सहारे सवर्णों के समान करने का उपाय चल रहा है, लेकिन 70 से 75 सालों में अभी तक वो लोग अपने पैर पर खड़े नहीं हो पाए, और आगे भी कोई संभावना नहीं है कि वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। क्योंकि पैरों पर खड़े होने के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति का पैर टूट गया है, अगर जब पैर टूट जाता है तो डॉक्टर उसमें प्लास्टर वगैरह लगाने के बाद उसका ऑपरेशन वगैरह करके, अगर जो उसमें लोहे की या स्टील की कुछ छड़ वगैरह डालकर सही करता है, और डालने के बाद बैसाखी के सहारे व्यक्ति को खड़ा करता है, वो बैसाखी के सहारे चलना शुरू करता है। लेकिन उसे यह भी कहा जाता है कि तुम धीरे धीरे इस पैर को जमीन पर रखना शुरू करो। धीरे धीरे रखते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो बैसाखी छूट जाती है और वो व्यक्ति अपने पैरों पर चलने लगता है। लेकिन जो ये आरक्षण की बैसाखी इन लोगों को, जातिवादियों को मिली है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। उल्टे पूरे देश में सारे जात के लोग अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए, अपना आरक्षण बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हर कोई ये चाह रहा है कि मेरी जाति में मेरा भाग बढ़ जाए, मुझे आरक्षण मिल जाए। बहुत सारे लोग अभी महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उसको निरस्त किया गया, फिर से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो सबको आरक्षण चाहिए। बैसाखी के सहारे लोग पर्वत पार करना चाहते हैं। अपने अंदर योग्यता नहीं उन्हें दिखाई दे रही है, और योग्यता लाना भी नहीं चाह रहे हैं। जो भी योग्य होगा
उसे निश्चित तौर से उसका वो स्थान प्राप्त होगा। तो ये जाति का जो बिगुल इन्होंने बजाया है बिहार से, या जो ये आग लगाई है बिहार से, बिहार सरकार ने, वो धीरे धीरे सारे प्रदेशों को अपने चपेट में लेने के लिए आतुर है। उत्तर प्रदेश में भी सारे लोग जातिगत जनगणना कराने की मांग करने लगे हैं। विपक्ष के तो विपक्ष के लोग जो एनडीए के घटक दल हैं, वे भी चाह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, क्योंकि वो लोग भी अपनी राजनीति इन्हीं जाति के सहारे ही चला रहे हैं। धीरे धीरे ये आग पूरे देश में फैलती चली जाएगी, इसकी आशंका है, और इससे समाज के टूटने का बहुत बड़ा डर भी है। और मेरे हिसाब से, मेरे समझ से सिर्फ दो जातियां होनी चाहिए, अमीर और गरीब की। गरीबों की कोई जात नहीं होती, सारे जातियों में गरीब हैं। तो आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण हो, बात समझ में आती है। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, बात समझ में आती है। क्यों? क्योंकि आर्थिक आधार पर जो कोई कमज़ोर होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो बड़े बड़े होटलों में खाना खाने नहीं जा सकता, वो बड़े बड़ी लग्जरी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ नहीं ले सकता, वो एरोप्लेन की, हवाई जहाज़ की यात्रा नहीं कर सकता। जो गरीब व्यक्ति है, आर्थिक आधार से कमज़ोर है, वो बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकता, वो अपने बच्चों का बड़े स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई नहीं करवा सकता, बड़े बड़े शिक्षा संस्थान में वो एडमिशन नहीं ले सकता। ये सारी बातें हैं। तो इसलिए वो योग्यता में पिछड़ जाता है, योग्यता होते हुए भी आर्थिक आधार पर कमज़ोर होने के नाते वो आगे नहीं बढ़ पाता। ये बात समझ में आती है। लेकिन जातियों में बांट देना पूरे धर्म को, पूरे समाज को, यह क्या दर्शाता है? यह सिर्फ मोदी को या मोदी की सरकार को कमज़ोर करने का विपक्षों का एक एजेंडा भर है। आप सारे लोगों को ये बात समझनी होगी, और इस जातिगत जनगणना के पीछे का जो षड्यंत्र है उसको समझना पड़ेगा, और सिर्फ समझना नहीं पड़ेगा, इसे रिजेक्ट भी करना पड़ेगा। तब हमारा समाज सुदृढ़ हो सकेगा, मजबूत हो सकेगा, और तब हम जो आगे बढ़ने की लड़ाई है, जो विश्व में भारत के विश्व गुरु बनने की लड़ाई है, जो डेवलप्ड कंट्री होने की लड़ाई है, तभी हम उसको पार कर पाएंगे। अन्यथा जैसे अभी तक पिछड़े हैं वैसे पिछड़े ही रह जाएंगे। तो इस बात पर मित्रों आपका क्या कहना है, आप ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले किसी विषय में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।